ये क्या? इसकी आंखें ऐसी क्यों हैं? ये तो जंगल के दूसरे जानवरों की तरह नहीं दिख रहा। सर्वनाश, ये तो एक मायावी खरगोश है। इसे अगर नहीं मारा गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ये गड्ढा तो काफी गहरा है। राजकुमारी को कहीं चोट तो नहीं लग गई? ये क्या दोस्त, तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? क्या तुम पानी में रहते हो? इतनी गहराई में तुम जल परी बन के क्यों बैठे हो? सही बताना, मैंने सही वक्त पे सूचना दी ना? जलपरी तो दिखने में राजकुमारी जैसे लगती है। बोल, ये जीवित है क्या? वो बाघ, वो तो भाग गया। आप लोगों की समस्या टल गई, अब चिंता की कोई बात नहीं। मुझे पूछना था कि आपकी ये पोशाक, देखो माथे का तिलक और हाथ की अंगूठी देखा? ऐसा लगता है कि रूपनगर के राज परिवार से लगते हैं। तुम दिखने में जितने मूर्ख लगते हो उतने मूर्ख तुम हो नहीं। मूर्ख? हाँ, मैं ही रूपनगर का होने वाला राजा कुमारदेव। आप हैं कुमारदेव? क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं सका। आप लोग इस जंगल में आकर इस समस्या में फंस गए, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को और कोई समस्या नहीं होगी नहीं। मैं और अविराज आप लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ जादुई कवच तक बिना किसी परेशानी के पहुंचा देंगे। एकदम अंदर तक। मेरी दीदी, आपकी दीदी बेहोश होकर इस गड्ढे में गिर गई थी। आपकी दीदी बेहोश होकर गड्ढे में गिर गई थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी दीदी को कुछ नहीं हुआ है। हमारे प्राण बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, ये तुम्हारा पुरस्कार है। मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं आपका यह पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता। आप लोगों की रक्षा करना यह मेरा कर्तव्य है। हमने सिर्फ अपने कर्तव्य का ही पालन किया है, बस। नहीं, तुमने किसी साधारण मनुष्य के प्राण नहीं बचाए हैं। तुमने प्राण बचाया है रूपनगर के होने वाले राजा कुमारदेव का। तो ये उपहार सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, पूरे रूपनगर की ओर से ये मैं तुम्हें दे रहा हूं।
ये लो रखो। एक बात और, तुम और तुम्हारे, मेरा नाम अभिराज है। आज की घटना के विषय में तुम कभी भी किसी को नहीं बोलोगे, ऐसा मुझे वचन दो। अगले कुछ दिनों में ही मैं रूपनगर के सिंहासन पर बैठने वाला हूं, तो आज की इस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये पूरे रूपनगर के सम्मान की बात है। आशा करता हूं कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपका दिया हुआ यह पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात सुन लीजिए। हमारे लिए क्या आदेश है राजा बाबू? हाँ, राजकुमारी रूपमती का स्वयंवर होगा। इस बात को पूरे राज्य में तुम लोग फैला दो और स्वयंवर की तैयारियां शुरू करो। जैसे आपकी आज्ञा राजा बाबू। और सप्तमी नदी के चारों तरफ रूपनगर के मित्र राज्यों के राजा तक खबर पहुंचाइए। उन्हें इस स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित कीजिए। जाइए। जैसा आपका आदेश राजा बाबू। आज इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। क्यों बोलो तो? और ज्यादा समय नहीं पिताजी, बहुत जल्द ही हम लोग महाअमृत जल लूट लेंगे और रूपनगर को खत्म कर देंगे और आपके प्राण वापस ले आएंगे। क्या करें जोटिला? हमारी सेना तो आधी हो चुकी है और आधे से ज्यादा तो मारे भी जा चुके हैं। हमें हमारी सेना की संख्या को बढ़ाना होगा जोटिला। बस वो जड़ी बूटी मिल जाए। तुम्हें नहीं पता हमें आगे क्या करना है? ये क्या विशन केतु, तुम्हारी ये हालत किसने की? भैया, कुमार का पता चला? नहीं दीदी, मैंने बहुत कोशिश की और मुझे पता चला कि रूपमती और कुमार को शाम के वक्त जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया। किसने? क्या कुमार जंगल में चला गया? वो भी रूपमती के साथ? भैया, उस रूपमती की वजह से अगर कुमार को कुछ हो गया तो? चिंता मत कीजिए दीदी, मैंने अपने सिपाही भेज दिए हैं। एक सामान्य वैद्य के सामने हार मानकर वो बात खुश रानी चोटीला के सामने बोल रहे हो। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं इसे आग में भून डालूंगी, सब खत्म कर दूंगी। शांत 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 चोटिला, शांत हो जाओ चोटिला। हमें अभी पिशान केतु की माया की बहुत जरूरत है, तो थोड़ा शांत हो जाओ तुम। हमें कोई दूसरा उपाय सोचना ही होगा चोटिला। चुप रहो जड़ी बूटी। क्या राजकुमार का कोई पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला है।
मेरे सैनिक गए हैं उसकी खोज में। राजकुमार के साथ रूपमती भी तो वही है। यदि रूपमती को कुछ हो गया तो मैं महाराज को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? अपने बेटे का कोई आता पता नहीं और तुम हो कि रूपमती के लिए रो रही हो। कैसी माँ हो तुम? प्रताप, क्या सैनिक वापस आ गए? नहीं भाई साहब, अभी तक वापस नहीं आए। रूपमती, बेटी रूपमती, रूपमती, बेटी रूपमती, आंखें खोलो बेटी, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो पुत्री। रूपमती अचानक बेहोश कैसे हो गई? रूपमती आंखें खोलो। रूपमती, बेटी आंखें खोलो बेटी। ये यहाँ पर? राजकुमार ने दिया था। तुमने नहीं लिया ना, तो मैंने ले लिया। मैंने गलत किया क्या? तुम्हें किसी ने रोटी का टुकड़ा फेंक कर दे दिया और तुमने वो ले लिया। दे दूं? मेरी एक बात तुम याद रखो अभिराज, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम मनुष्य हैं, भिखारी नहीं है। दीदी डर के कारण बेहोश हो गई। थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। तुम अकेले जंगल की तरफ क्यों गए थे? अगर कुछ हो जाता तो? कुमार, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। इस बार सच को थोड़ा छिपा देता हूँ। अगर मैं दीदी की गलती बता दूं, तभी यह साबित हो जाएगा कि इस सिंहासन का असली हकदार मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता। क्या मैं अपने कारण जंगल गया था? दीदी ने मुझे जबरदस्ती की, इसीलिए मैं गया था। क्या रूपमती ने वाकई जबरदस्ती की थी? हाँ बिल्कुल। दीदी ने मुझसे बोला कि चलो जंगल घूम के आते हैं। मैंने उन्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। फिर उनके कहने पे मुझे जाना ही पड़ा। और वो तो जादुई सुरक्षा कवच से बाहर ही चली गई थी। क्या क्या कह रहे हो तुम? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। फिर मैंने उस बाघ से डटकर मुकाबला किया और इनकी जान बचाई। ये देखिए, बाघ के पंजों के निशान। शर्म नहीं आती तुम्हें जड़ी बूटी? तुम ये क्या कह रही हो? सबके सामने हम लोग उनसे हार कर आ गए। ईशान केतु जैसे दानव को भेजने के बाद भी हम विक्रमदेव को खत्म नहीं कर सके। इससे बुरा और क्या हो सकता है? अरे वो एक निकम्मा दानव था। एक काम दिया था उसे, वो भी उसने ठीक से नहीं किया। अब जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही काफी हूँ। मैं खुद जाऊंगी। मैं अपने पिता को बचाने के लिए मैं अकेले ही जाऊंगी। लेकिन उससे पहले
उससे पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। रुको 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 चोटिला, चोटिला मुझे माफ कर दो हमें चोटिला, हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है, क्षमा कर दो। क्षमा कर दो। मुझे एक बात कहनी थी आपसे। कौन सी बात? क्या कहना है? जंगल में एक लड़की मिली थी। लड़की? कौन सी लड़की? उसे देखकर लगा कि वो राज परिवार से है, क्योंकि उसके शरीर पर राज चिन्ह था। वो बहुत ताकतवर थी। राज परिवार की लड़की? वो लड़की वही तो नहीं जिसकी तलाश है। और तुम राज परिवार की एक लड़की को सामने पाकर भी तुम उसे खत्म नहीं कर पाए। निकम्मे हो तुम सब। तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अगर समझ गए खोखोश चोटीला का आदेश न मानने का अंजाम क्या होता है। किया चोटिला, तुमने पेशान केतु को मार डाला चोटिला, ये क्या किया? उसे मारा नहीं है, सिर्फ सजा दी है। वो उस आग की बोतल में बंद होकर तड़पता रहेगा। जरूरत पड़ने पर उसे बाहर निकालूंगी। पुत्री विवाह करके चली जाएगी, मेरा दिल अभी से सूना हो जाएगा। लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। रूपनगर की जिम्मेदारी लेती तो बार बार मुसीबत में पड़ती। भला मैं ये कैसे होने दे सकती थी? मैंने महारानी को वचन दिया था, मैं जान दे दूंगी पर रूपमती की रक्षा करूंगी। छोटी माँ, कुमार कहाँ है? छोटी माँ, छोटी माँ, ये आप लोग क्या कर रही हैं? छोटी माँ, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम अभी कैसी हो रूपमती? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हैं ये बताइए। तुम्हारी शादी, हमारे मित्र राजाओं ने तुम्हारे लिए कितने उपहार भेजे हैं, जाओ देखो। ये देखो, ये सब अभी आया है। ये कुंतलपुर राज्य से है और ये रहा कमलपुर राज्य से। रुक जाओ, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये कुंतल राज्य के राजकुमार हैं। बोलो, क्या पसंद है तुम्हें? मैं क्या बोलूं माँ, आपको जो ठीक लगे वही सही है। अरे बेटा, तुम फिर वैसी बातें क्यों कर रही हो? विवाह किसका है? पसंद तो तुम्हें ही करना होगा ना। तुम किसके गले में वरमाला डालोगी, है ना? आप जिन्हें पसंद करेंगी मैं उनके ही गले में माला डाल दूंगी। आपकी पसंद ही तो मेरी पसंद है। ठीक है, वो तो हो गया।
लेकिन रूपमती, तुम विवाह करके चली जाओगी तो मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगी? चिंता मत कीजिए छोटी माँ, विवाह के बाद मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। वैसे भी भाई के राजा बनने के बाद उन्हें समय नहीं मिलेगा, आप मेरे साथ ही चलना। हंस लो रूपमती, जितना हंसना है हंस लो। एक बार तुम्हें विदा कर दूं, फिर प्रताप और कुमार को देख लूंगी। अगर अपनी जगह मैं पक्की ना कर पाई तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। दीदी, क्या तुम्हें राजशंख के बारे में पता है? वो हमें मिल नहीं रहा है। राजशंख? वो तो मंदिर की तिजोरी में ही रखा होगा, मैं अभी देख कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मंदिर में जाकर देखता हूँ। भाई, तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ? असल में दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी ना। अच्छा, वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, किंतु एक बात बताओ, मैं महल वापस कैसे आई? मैं तो बेहोश हो गई थी ना। हाँ, एक बाघ तुम पर हमला करने के लिए झपटने ही वाला था, तभी तुम बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद मैंने उस बाघ से लड़ाई की और तुम्हें महल लेकर आ गया। तभी रास्ते में सैनिक मिल गए थे। तुमने अकेले बाघ के साथ लड़ाई की? तो और कौन करता? इस राज्य में मेरे जैसा वीर और कोई है क्या? सही कह रहे हो छोटी माँ, देखा आपने, रूपनगर को ऐसे ही राजा की आवश्यकता है। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि वहाँ कुछ और ही हुआ था। रूपमती, देखो पुत्री, हमारे मंदिर जाने का समय हो गया है। तुम्हारे स्वयंवर से पहले मंदिर में पूजा करके प्रजा को प्रसाद बांटना अनिवार्य है। चलो। जानती हूँ छोटी माँ, मुझे भली भांति याद है। तो फिर अब विलंब मत करो। राज्य में सभी प्रजा को ये भेंट देकर तुम्हारे स्वयंवर का निमंत्रण देना अनिवार्य है। ठीक है, चलो, पालकी बाहर तैयार है। रूपनगर की राजकुमारी रूपमती आज प्रजा को भोग और उपहार दे रही है। आप सभी आ जाएं। राजकुमारी के स्वयंवर में आप सभी अवश्य आइएगा और मेरी राजकुमारी रूपमती को अपना अपना आशीर्वाद दीजिए। अस्त्र की धार तो अत्यंत तीव्र है, इसलिए अब हमें वापस जाना होगा। भाई, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, तो इसीलिए मैं बिना कुछ खाए यहाँ से आगे नहीं चलूंगा। इस तरह भूख से विचलित हो जाओगे तो कैसे चलेगा? क्या बोल रहे हो भाई? मैं मनुष्य नहीं हूँ क्या? सुनो अभिराज, लालच और भूख, इन दोनों चीजों पर अगर तुम विजय पालो तो ही तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। क्या बोल रहे भाई? आपकी बड़ी बड़ी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। तुम बहुत ज्ञानी हो, मैं तुम्हारे जैसा तो नहीं बन सकता ना। ये मुझे खाना है। पता है भाई,
यहाँ के कारीगर ना बहुत ही ज्यादा अद्भुत हैं। देखो ना शस्त्र पे कैसे धार दिए। मैं देखता हूँ। क्या कर क्या रहे हो? ए, रुको रुको रुको। क्या ये सब हैं? बिना दाम दिए फल खा रहे हो? यहाँ चोरी करने आए हो क्या? इसे चोरी कहते हैं क्या? अब दरअसल हमें क्षमा कीजिए, मेरे मित्र से भूल हो गई। इसे बहुत भूख लगी थी तो अरे कैसे भूल? मैं आपसे क्या बोल माफी। रहे? प्रकृति के फलों का कैसा मूल्य? हाँ, जो वन में तो सब कुछ निःशुल्क मिलता है, तो तुम ऐसे फलों का मुझसे दाम लोगे? हाँ? ए, सुनो, फल लेना है तो दाम दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं तो मैं सैनिकों को बुला लूंगा। सैनिकों को बुलाओगे? निःशुल्क फलों का तुमको दाम चाहिए? मैं दूंगा नहीं दाम, मैं दूंगा नहीं। जाओ जो करने कर लो। अभिराज शांत हो जाओ। रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। शांत हो जाओ अभिराज। बोलो क्या बोल रहे थे? धमका रहे हो मुझे? मैं नहीं, निःशुल्क फलों का दाम मैं नहीं ऐसे दूंगा। नहीं जाने जो दूंगा। करना है कर लो। छोड़ो। मैं तुम्हें तो मैं ऐसे देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। मैं कुछ करता हूँ। बिना मूल्य दिए नहीं जा सकते। वहाँ विवाद क्यों हो रहा है? बाहर है। प्रजा का आपसी कलह है। इस समय आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा राजकुमारी। तुम आए बड़े फलों का। मेरी बात सुनिए। शांत हो जाओ अभिराज, मैं बात इस कर रहा राज्य हूँ। की समस्त प्रजा मेरे पिता की संतान की रुको समान। अभिराज, मेरे देखिए मैं यदि आपसे उन्हें क्षमा कुछ मांगता हूँ। हुआ आप तो सहायता मेरा परम कर्तव्य है। अरे जाओ जाओ, धमकी क्या दे रहे हो? मुझे दाम चाहिए। हाँ, फल का दाम दिए बिना नहीं जाने दूंगा। झूठ बोल रहे तुम। नहीं, मैं चोरी कैसे कर अभिराज। दोगे? देना पड़ेगा। छोड़ दो अभिराज उन्हें। क्या हो रहा है वहाँ? रूपकथार राजकन्या रूपमती तुम्हें अनन्या रूपकथार ये तो जलपरी है। रूपमती तुम्हें अनन्या रूपमती 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 रूपमती। क्या बात है? क्या समस्या है? क्या घटना घटी है यहाँ पर? राजकुमारी रूपमती। भयभीत मत होइए, बताइए क्या हुआ? राजकुमारी, ये दोनों व्यक्ति चोर हैं। ये दुकान से फल के दाम दिए बिना जा रहे थे। अब आप ही बताइए राजकुमारी जी। दुकान से वस्तु लेने पर मूल्य देना होगा। आपने फल ग्रहण किया है तो मूल्य दे दीजिए। मेरी बात सुन भाई, यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं और राजकुमारी भी सामने खड़ी है, इसलिए हमें इस फल का दाम देना ही होगा। तुम कुमार देव का ये हार इन्हें दे दो, इससे फल का दाम चुकता हो जाएगा। मैं अपना बहुमूल्य हार क्यों दूं? हाँ, कदापि नहीं। दे दो, मेरी बात नहीं मानो। नहीं नहीं, मत। एक लाओ। रुकिए रुकिए, ये क्या है? ये हार तो मेरे भाई कुमार देव की है। तुम्हारे पास कैसे आई? ये हार भी चोरी की है ना? तुम देखने से चोर नहीं लगते, बल्कि डाकू लगते हो। मैंने जिस लड़की के प्राण बचाए, वही लड़की मुझे सबके सामने डकैत कह रही है। क्या यही मेरे उपकार का फल है? तुमने कब चुराया ये हार? इसका मतलब राजमहल में भी प्रविष्ट हुए थे। तो तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत! और क्या क्या चुराया है तुमने? राजकुमारी, आप सुंदर हो सकती हैं, राज परिवार की सदस्य हो सकती हैं, लेकिन हम भी वैद हैं। मैं वैद सरदार का बेटा हूं और ये मेरा दोस्त
अभिराज है। हम मेहनत करते हैं, शिकार करते हैं ताकि हम अपना पेट भर सकें। हम चोरी करके अपना पेट कभी नहीं भरते। किसी बाहर के राज्य वाले ने आज तक मुझसे ऐसी बात नहीं की। फिर इसने कैसे किया? कौन है ये युवक? तुम्हारी इतनी धृष्टता? तुम राजकुमारी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? बंदी बना लो इन्हें। देख क्या रहे हो? बंदी बनाओ इन्हें। नहीं राजकुमारी जी, नहीं। अरे वो देखो। रूपमती, रूपमती। मैं अब और समय नष्ट नहीं करूंगी। अब मैं स्वयं महाराज विक्रमदेव का अंत निश्चित करूंगी। चोटिला, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक साधारण से वैद में आखिर इतनी शक्ति कहां से आई जिसने एक विशाल केतु को हरा दिया। यही तो मैं भी सोच रही हूँ जड़ी बूटी, कि ऐसी कौन सी रहस्यमय शक्ति है। पहले ये ज्ञात करो कि ऐसी कौन सी विशाल शक्ति है जिससे भय हो रहा है। जड़ी बूटी, पहले ये ज्ञात करो कि रूपनगर के राजमहल के भीतर क्या षड्यंत्र चल रहा है। राजवैद को उपस्थित करो। खोखोश की रानी चोटिला की जय। कहो राजवैद, महल के भीतर क्या चल रहा है? विक्रमदेव राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद कुमार देव को रूपनगर के सिंहासन पर बिठाएंगे। मेरा मन कहता है कि स्वयंवर और अभिषेक के समय ही आक्रमण करना उचित होगा। उसके अतिरिक्त? हाँ महाराज, और एक सूचना। बताओ। आज सुबह ही उस वैद्य के पुत्र और राजकुमारी के बीच कटु विवाद हुआ है और इसीलिए राजकुमारी और वैद्य के पुत्र के बीच शत्रुता हो गई है। चोटिला, क्या सोच रही हो? ये वैद्य मुझे चाहिए जड़ी बूटी। उस वैद्य को खोज निकालो। वही होगा हमारे खेल का महत्वपूर्ण मोहरा। आप सुंदर हो सकती हैं, राज परिवार के सदस्य हो सकती हैं, लेकिन हम भी वैद्य हैं। हम मेहनत करके शिकार करते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं। हम चोरी करके अपना पेट कभी नहीं भरते। कौन था वो युवक? इतनी सुंदर आंखें। उसकी आंखों में सच्चाई मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा व्यक्तित्व मैंने पहले कभी नहीं देखा। रूपमती, हाँ काका, कहिए। मैंने सारे राज्य के राजकुमारों के साथ खुद वार्तालाप की है और वो खुद बहुत सफल हैं, वीर हैं, बुद्धिमान हैं, राजनीति भी जानते हैं। उन सब में राजा बनने के समस्त गुण हैं और उनमें से कुंतल राज्य के राजकुमार मुझे बहुत पसंद हैं। अब तुम बताओ बेटी, तुम क्या चाहती हो? मैं और क्या कहूँ?
मैंने तो छोटी माँ से कह दिया है। अब जिसे भी मेरे योग्य समझेंगे मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। कुंतल राज्य के राजकुमार से विवाह करोगी तो तुम बहुत खुश रहोगी रूपमती। मेरी बात मानो तो तुम उसी राज्य में विवाह करो। रूपनगर से सबसे दूर है कुंतल राज्य, इसीलिए मैं तुम्हारा विवाह उसी राज्य में करूंगा। तुम्हें इतने दूर भेज दूंगा कि सहजता से तुम इस राज्य में वापस कभी नहीं आ पाओगी। अरे क्या हो गया तुम्हें? आखिर इतने ध्यान से तुम क्या सोच रही हो, बताओ जरा। कुछ नहीं बुआ जी, वो मैं वैद्य की बातों को स्मरण कर रही थी। वैद्य की बातें? तुम किसी वैद्य के बारे में क्यों सोच रही हो? जानती हो ना वो हमारे रूपनगर का भला नहीं चाहते। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तुम्हारे पिता के भविष्य के बारे में क्या लिखा है जानती हो? लिखा है कि जब वन के लोग महल के समीप आएंगे तो बहुत बड़ा संकट आएगा, और उसी वन में वो वैद्य रहते हैं। देवदत्त तो अकेले उस बाघ रूपी राक्षस के साथ लड़ते रहे और उसके बाद धनुष को इस तरह से लेके मारा, ऐसे मारा, और फिर ऐसे लेके ऐसे ही मार रहा था, ऐसे ही मार रहा था। हाँ, तो ऐसे करके उसकी आंखों में देख के मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? अरे होना क्या था, फिर उसके बाद जो हुआ ये इतिहास में पहली बार हुआ। इतना विशाल एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस हमारा कोई भी अहित नहीं कर सका, और ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि मेरा मित्र देवदत्त मेरे साथ था। सुनो, उसने केवल राक्षस को परास्त ही नहीं किया, देवदत्त ने तो अपने शौर्य से राजकुमार और राजकुमारी के प्राण भी बचाए। इसीलिए तो राजकुमार ने उसकी वीरता से अभिभूत होकर उपहार भी दिया। तुम दिखने में चोर नहीं लगते, बल्कि तुम डाकू लगते हो। सुना था रूपनगर की राजकुमारी बहुत दयालु है, लेकिन क्या यही उनकी दया का परिचय है? मैंने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए उनके प्राण बचाए, और उसी राजकुमारी ने भरे बाजार में मेरे बिना किसी अपराध के मुझे चोर कहकर संबोधित किया। क्या हुआ बेटा, इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं हुआ पिताजी।
तो इस प्रकार उदास क्यों हो बेटा? आज हमारे कुल के लिए प्रसन्नता का दिन है, बड़ी प्रसन्नता का दिन है आज। अब तक हम वैद्य दूसरे लोगों के अन्याय और पीड़ा को सहते आए हैं, किंतु आज तुमने पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिया कि हम वैद्य भी शत्रुओं को धूल चटा सकते हैं। आज तुमने हमें स्वाभिमान के साथ सिर उठाकर जीने का साहस दिया। एक बात कहूं पुत्र, आज मुझे एक पिता होने के नाते तुम पर गर्व हो रहा है। मेरा सिर ऊंचा हो गया। आओ आओ मेरे साथ। सब लोग सुनिए, आज देवदत्त ने प्रमाणित कर दिया कि हमारे समुदाय में सबसे बड़ा वीर यही है। अतः मेरे विचार से मेरे पश्चात देव राज्य का नेतृत्व करने के लिए देवदत्त ही योग्य है। मुझे आपत्ति है। केवल एक साधारण राक्षस को पराजित करने मात्र से आपने देवदत्त को अगला उत्तराधिकारी और सरदार घोषित कर दिया। सरदार बनने के लिए प्रत्येक सदस्य को कठिन परीक्षा देनी होती है और यही नियम है, यही नियम चलता है सदियों से। देवदत्त भी परीक्षा दे और मैं भी परीक्षा दूंगा। केवल मात्र सरदार का बेटा होने के कारण देवदत्त सरदार नहीं हो सकता। ये तुम्हारी भूल है रघुराज। क्योंकि मैं सरदार का बेटा हूं इसलिए मैं ही सरदार बनूंगा, ये बात गलत है। तुम जिस नियम की बात कर रहे हो उसी नियम के हिसाब से हम ये तय करेंगे कि कौन बनेगा सरदार। ठीक है, अगला सरदार कौन बनेगा ये समय निर्धारित करेगा। किंतु देवदत्त ने आज जिस वीरता का परिचय दिया है उसे देखते हुए आज यहाँ सारी रात उत्सव होगा और कल सुबह हम सब मिलकर जंगल में शिकार करने के लिए जाएंगे। कल होगा हमारा शिकार उत्सव। देवदत्त, 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 हो जाओ, जितना खुश होना है हो जाओ। उचित समय आने पे मैं तुम्हें बताऊंगा। जय खुखुस रानी चोटिला की जय। महारानी, असमय बुलाने का प्रयोजन? राजकीय कार्यों में समय का कोई बंधन नहीं होता। जब भी राज्य को आवश्यकता होगी तभी बुलावा भेजा जाएगा। सुनिए, आपको एक विशेष कार्य पूर्ण करना होगा। मैं तो सभी विशेष कार्यों को संपन्न करता हूँ, अब नया क्या है? सारे कार्य और ये कार्य एक नहीं है, ये एक विशेष कार्य है। सही समय की प्रतीक्षा करके पूर्ण सावधानी से अंजाम देना होगा। मुझे महाराज विक्रमदेव का वो विशिष्ट आभूषण चाहिए, वो आभूषण जिस पर राज परिवार की विशेष पहचान है, और वो आभूषण मुझे आप लेकर देंगे। मैं मतलब महाराज का आभूषण लेकर आऊंगा? यह असंभव है, मैं ये कार्य कभी नहीं कर पाऊंगा। और यदि मुझे ये आभूषण प्राप्त नहीं हुआ तो आपका ये शरीर और मस्तक दोनों ही शेष नहीं रहेंगे। ऐसा मत करिए महारानी जी, मुझे क्षमा कीजिए महारानी जी। सुनिए राजवैद्य जी,
मैं अब और कोई व्यथा नहीं सुनना चाहती। ये मेरा अंतिम आदेश है। आज रात को चंद्र जब पूर्ण होगा, तब जादुई शक्तियों के परे मृत्यु का साया होगा। मैं उस निर्जन गुफा के समीप तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ विक्रम देव के आभूषणों के साथ उपस्थित रहें। मेरी इस चेतावनी को स्मरण रखना। नहीं बेटी, अब और नहीं खाऊंगा। बस इतना ही बचा है। ये लीजिए, मुंह खोलिए। অন্ধকারের আলো হয়ে তুমি তো জাগাও पिताजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। अच्छा पिताजी, वैद्य कैसे मनुष्य होते हैं? क्या वो हमारे शत्रु हैं? नहीं, वो शत्रु नहीं है, पर वो मित्र भी नहीं है। न शत्रु है न मित्र है। मतलब? मेरा अर्थ है वो जंगल में रहते हैं, जंगली हैं, प्रकृति के बहुत समीप रहते हैं। हम लोग महल में रहते हैं, इसलिए वो हमें पसंद नहीं करते। वो सभ्य समाज से दूर रहते हैं, पशु पक्षी का शिकार करके पेट भरते हैं, खुली जगह में घूमते हैं। वो कब किसे अपना शत्रु बना ले और कब किसे अपना मित्र बना ले, ये समझना अत्यंत कठिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बहुत ही बेपरवाह होते हैं, बहुत ही उग्र होते हैं। उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उचित होगा कि उनसे दूरी बना के रखें। हम भी वैद हैं। हम मेहनत करते हैं और फिर शिकार करके अपना पेट भरते हैं। हम कभी चोरी करके अपना पेट नहीं भरते। उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। तो क्या सभी वैद्य एक जैसे होते हैं? किसी पर भरोसा नहीं कर सकते? महाराज, आपने भोजन कर लिया महाराज? अब आपके विश्राम का समय हो गया है। हाँ, बस हो गया। जब तक मेरी बेटी रूपमती है, मेरे भोजन में कोई कमी हो सकती है? बुद्धि काका, पिताजी पूरी तरह से कब स्वस्थ हो पाएंगे? अवश्य होंगे बेटी। तुम्हारे पिताजी बहुत शीघ्र ठीक हो जाएंगे। ये देखो, महाराज जल्दी से स्वस्थ हो सके इसलिए विशेष औषधि लाया हूँ। इसे ग्रहण करने के पश्चात विश्राम करेंगे। अच्छा पिताजी, अब मैं चलती हूँ। शुभ रात्रि। लीजिए महाराज, इसे एक ही बार में पी लीजिए। पी लीजिए महाराज। इसे पीते ही आपको क्षण भर में नींद आ जाएगी और फिर मैं अपना कार्य पूर्ण करूंगा। ये कितना कड़वा है। वैद्य जी, आपने ऐसा काढ़ा तो पहले कभी नहीं दिया। हाँ महाराज, मैंने औषधि की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी है। देखिए महाराज, जब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते तब तक सबकी चिंता बनी रहेगी। दीजिए। अब आप विश्राम कीजिए।
कितनी देर और? कितनी देर और कितनी प्रतीक्षा करूं? चंद्रमा लगभग आधा आकाश पार कर चुका है और वो राजवैद महल से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। अकर्मण्य व्यक्ति, क्या यही तुम्हारा ज्ञान है? चंद्रमा अब अस्त होने वाला है और तुम इतनी धीमी चाल से यहाँ आ रहे हो। सत्य तो ये है महारानी, मैं प्राण हथेली पर लेकर छुपते हुए आया हूँ। अब मैं स्वयं तुम्हारे वो प्राण छीन लूंगी। ये क्या कह रही हैं महारानी जी? आप मेरे प्राण ले लेंगी? भूल कर रही महारानी जी, यदि मैं मर गया तो आपका ही अहित होगा। मेरा कैसे हित होगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रानी जोटीला का हित करोगे? अब देखो तुम। ये तो विक्रमदेव का आभूषण है ना? पूर्वजों की सौगंध। गले के हार को देखिए, इसमें आदिदेव का चिन्ह दिख रहा है। वाह 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 वाह! मेरा ये कार्य पूर्ण करके तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए इस संसार में जीने के लिए तुम्हें कुछ दिन और देती हूँ। जाओ। किंतु महाराज को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। महाराज के जाने से पूर्व ही उनके प्राण मेरे हाथों में होंगे। विक्रमदेव, अब प्रारंभ होगा रानी जोटीला का असली खेल। वो रहा शिकार। देखता हूं तुम उसे एक ही तीर से कैसे मारते हो। मारो उसे। ये तो एक निर्जीव प्राणी है पिताजी, और ये अपना भोजन खा रहा है। इसका शिकार मैं क्यों करूं? करना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। कैसा नियम पिताजी? एक मासूम प्राणी जो बहुत शांति से अपना खाना खा रहा है, उसका लाभ उठाकर मैं उसे मार दूं? हाँ, तुम्हें मारना होगा, यही प्रकृति का नियम है। उस घास को देखो, घास ने उस जीव का कोई अहित नहीं किया, फिर भी वो जीव उसे खाकर अपनी भूख मिटा रहा है। ठीक उसी तरह से हमें भी उसे मारकर अपनी क्षुधा शांत करनी होगी, यही प्रकृति का नियम है। जाओ, जाकर मारो उसे, मारो। लेकिन पिताजी। जाओ, मारो से। जाओ, मारो से।
दिया। मुझे क्षमा करना मित्र, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। वीरता में मैं भी किसी से कम नहीं हूं सरदार। नहीं वीरदत्त, बिल्कुल नहीं। सरदार बनने के लिए तुम्हें और अधिक कठोर बनना होगा। जीवन की हर कठिन परिस्थिति में तुम्हें स्वयं को दृढ़ करना होगा। स्मरण रहे तुम वैद्यों के होने वाले सरदार हो, यह सब तुम्हें सदा याद रखना। उठो। सरदार, 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 जिसके हाथ एक मामूली पशु को मारने में कांपते हो, जिसकी आंखों में आंसू हो, वो सरदार कैसे बन सकता है? मैं रघुराज सरदार बनने का असली अधिकारी हूं। शांत हो जाओ रघुराज, शांत हो जाओ। कौन सरदार बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये तुम नहीं, आने वाला समय तय है। ठीक है ना? अब ठीक है। अब भाई सुनो ना, मुझे प्यास बहुत लग रही है। जल पीने का समय हो गया है। अब मैं नदी से जल लेकर आता हूँ। जाओ देवदत्त, हमारे लिए भी थोड़ा जल ले आओ। तब तक हम यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। क्या हुआ राजकुमारी? कौन है यहाँ पर? बाहर आओ, बाहर आओ कह रही हूँ ना, अन्यथा मैं पहरेदारों को बुला लूंगी। पहरेदार, पहरेदार! अरे मैं हूँ मैं। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? ये क्या? पक्षी तो मनुष्य की तरह बात कर रही है। अरे तुम वही पक्षी हो ना जो उस दिन घायल होकर गिर गई थी? तुम बोल भी सकती हो? हाँ राजकुमारी जी, आपके स्पर्श मात्र से ही तो मुझे नया जीवन मिला है। इसीलिए मैं आज सुबह आपको धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे स्पर्श से जीवन मिला तुम्हें? हाँ, उस दिन आपके छूते ही मेरा घाव पूरी तरह भर गया। अब देखिए ना, मैं कितनी अच्छी तरह से उड़ पा रही हूँ। इसका अर्थ क्या है? एक पक्षी बातें कर रही है और कह रही है मेरे स्पर्श से उसे नया जीवन मिला। क्या ये वास्तव में संभव है? मेरे स्पर्श से किसी के प्राण कैसे बच गए? यदि ये सत्य होता तो मैं कब का बुद्धि काका को वापस भेजकर पिताजी का घाव ठीक कर देती। आपको विश्वास नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, यदि मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो भविष्य में अवश्य हो जाएगा। अभी के लिए इसे संभाल कर रखें। मैं इसका क्या करूंगी? राजकुमारी रूपमती, तो अब मैं चलती हूँ, फिर कभी भेंट होगी। हमारी ये बातें किसी को बताना मत, ठीक है ना? राजकुमारी, आओ,
भोजन ग्रहण कर लीजिए राजकुमारी, तब तक मैं आपके स्नान का प्रबंध करती हूँ, ठीक है? हाँ राजकुमारी, आपके छूने मात्र से ही मुझे नया जीवन मिला है, इसीलिए मैं आज सुबह आपको धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे स्पर्श से प्राण बच जाते हैं, तो छूने से कष्ट कम हो जाएगा। क्या मुझ में इतनी शक्ति है? राजवैद्य ने जिस वैद्य के पुत्र के बारे में बताया था, उसका कोई संदेश मिला? मुझे वो लड़का चाहिए। हाँ जोटिला, पर उस साधारण से वैद्य की लड़की को तुम पहचानोगी कैसे जोटिला? सूचना एकत्रित करो। हाँ, सही। मैं कह रही थी कि खबर लाने के लिए किसी राक्षस को भेजूं क्या? उन वैद्य लोगों की खबर लेने के लिए किसे भेजना उचित होगा जोटिला? नहीं, 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 नहीं। मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। सबके सब अयोग्य और मूर्ख हैं। मैं स्वयं जाऊंगी। नहीं, नहीं, नहीं जोटिला, ऐसा मत करो तुम ऐसे कैसे जाओगी? तुम्हें चोट लगी है जोटिला, तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो। शांत रहो। ऐसी छोटी मोटी चोटों की परवाह खोखुश रानी जोटिला नहीं करती। तुम यहीं रुको। मैं आती हूँ। जैसा तुम कहो। पकड़ो उसे, वो किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। क्या हुआ? वो खरगोश कहाँ गया? ये कोई गिद्ध नहीं है, बल्कि ये तो जोटिला है। 30 वर्ष पूर्व मैं इसे नहीं मार पाया था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो। अरे, वैदों का सरदार किरात नहीं है? इसी के पुत्र को तो ढूंढ रही हूँ मैं। अब मैं अपना नाम करूंगी। तुम वैदों के सरदार की रात हो ना? तुम्हारा बेटा कहाँ है? बुलाओ उसे। महाराज ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया है। अरे बाजार में राजकुमारी के साथ अभद्रता की है उसने। झूठ मत बोलो। मेरा पुत्र ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं कर सकता। सावधान मायाविनी, मैं जानता हूं तू चोटिला है, और याद रखना तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। सही, सही पहचाना। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे पुत्र को अपने साथ लेकर जाऊंगी मैं। खबरदार शैतान! खबरदार! मेरे प्राण प्रिय पुत्र की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। भाई, रूप
रूपनगर के ये राज सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं? भाग जाओ यहाँ से, रुको मत, भाग जाओ। पिताजी! यही तो है सरदार का पुत्र जिसे मैं इतने वर्षों से ढूंढ रही हूँ। पिताजी! पिताजी! देवव्रत, पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ चुका हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पिताजी, आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, चिंता मत कीजिए। पिताजी, आप अपनी आंखें खुली रखिए, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। जल 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 चाहिए ना आपको पिताजी? दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ, जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ।